मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में वो सरकार जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराती है, जो माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा कराती है, जो निःशुल्क बिजली, निःशुल्क पानी, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य देती है, जो बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को 2 गुना 3 गुना पेंशन देती है, वो बेवड़ी सरकार है। ध्यान से सुनिएगा। शराब बेचकर किस राज्य में कितना राजस्व आता है, कितने धन की प्राप्ति होती है, उसका मैं आंकड़ा पढ़ रहा हूं और आप अंदाजा लगाइए कि बेवड़ी सरकार कौन है। पहली बेवड़ी सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार। कितना राजस्व आता है शराब बेचकर? 21.8%। दूसरी बेवड़ी सरकार कर्नाटक की सरकार। कितना राजस्व आता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां पर? 20.6%। तीसरी बेवड़ी सरकार मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार। कितना राजस्व आता है मध्य प्रदेश में? 19.9% शराब बेच के बेवड़ों की पूरी फौज खड़ी करते हो और दिल्ली की सरकार को बदनाम करते हो। सारे भाजपा शासित राज्यों में दारू पिला पिला के 22%, 20%, 19% रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो और बता रहे हो कि ये बेवड़ी है। खोज की जाए क्या कितने बेवड़े घूमते हैं भाजपा में? कौन कितने बजे दारू पीना शुरू करता है और कब खत्म करता है? चर्चा करोगे इसके ऊपर? बताइए आप, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 22% राजस्व शराब बेच के कैसे पैदा करती है? बताइए मध्य प्रदेश की सरकार 20%, 21% रेवेन्यू कैसे पैदा करती है? कर्नाटक की सरकार कैसे पैदा करती है 21% रेवेन्यू? और भी तमाम राज्यों के दिए हुए हैं। तेलंगाना में है 15%, आंध्र प्रदेश में है 11%, राजस्थान में है 14%, तमिलनाडु में है 5.8%। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की खट्टर की सरकार। कितना रेवेन्यू आता है यहां पे? कितना रेवेन्यू आता है? 13.7%, 14%। यह हरियाणा की खट्टर की बेवड़ी सरकार। आप टीवी पे बैठ के, चैनल पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी बोले जा रहे हैं। 144 करोड़ माफ किया तो मनीष सिसोदिया को कितना मिला और इनको कितना मिला? अरे कुछ अता पता है? ये साउथ एमसीडी का अकेले में पढ़ रहा हूं और पूरे एमसीडी का मिला के लोगे तो कोरोना के समय में करीब करीब टोल का 85 करोड़ रुपए माफ किया एमसीडी ने। 85 करोड़ रुपए। एक भी ईडी, एक भी सीबीआई गई एमसीडी के पास? पकड़ा एमसीडी के अधिकारियों को? पूछताछ हुई बीजेपी के नेताओं से? टोल वालों ने कहा भाई कोरोना के समय में लोग निकले नहीं, हमारा माफ कीजिए लाइसेंस फीस। 85 करोड़ रुपए एमसीडी ने माफ किया। फिर आउटडोर एडवर्टीजमेंट के लोग वो गए एमसीडी के पास। उन्होंने कहा अरे भैया, हमारा तो जो विज्ञापन लगा था उसको लोग देख ही नहीं पाए क्योंकि कोरोना लगा हुआ था, लोग निकले नहीं घर से। तो कितना माफ किया मालूम है? 100 करोड़ रुपए। कितना हो गया? 185 करोड़ रुपए। इसी तरीके से रेलवे ने माफ किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने माफ किया है, कर्नाटक की सरकार ने माफ किया है, हरियाणा की सरकार ने माफ किया है। ये सारे डिटेल अभी आपको दे देता हूं, चलाइए, दिखाइए अपने चैनल पे। कुछ भी बोले जा रहे हैं। 9,500 करोड़ रुपए के लाइसेंस फीस से 144 करोड़ रुपए माफ किया गया, लगभग 1.5%। तो वो महाभ्रष्टाचार हो गया, वो भी कोरोना के कारण।
क्योंकि जिन लोगों को लाइसेंस मिला था उन्होंने कहा भाई कोरोना में हमारी दुकानें बंद रही, सबको राहत मिल रही, हमें भी लाइसेंस फीस माफ कर दीजिए। तो कह रहे भ्रष्टाचार हो गया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। और 785 करोड़ रुपए के ठेके से, टोल के ठेके से 85 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया, लगभग 10%। तो वहां कोई पूछताछ नहीं, वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। 5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का टैक्स घटा के आपने छूट दी उनको। मैं पूछना चाहता हूं 5 लाख करोड़ में कितना बीजेपी को कमीशन मिला? 10 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का राइट ऑफ किया, कितना कमीशन मिला बीजेपी को? बताइए देश को। कराइए ईडी सीबीआई की जांच। कह रहे 30 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस वापस करके भ्रष्टाचार कर दिया। अरे भाई, एयरपोर्ट का एक ठेका निकला 235 करोड़ रुपए का। उस एयरपोर्ट का ठेका देने में शर्त थी कि अगर जीएमआर लाइसेंस की परमिशन देगा, अनुमति देगा, तब वहां पर वो कंपनी अपना काम कर पाएगी, और नहीं अगर अनुमति देगा तो काम नहीं कर पाएगी, उसका पैसा वापस किया जाएगा। ये टेंडर की शर्त में लिखा हुआ है। 30 करोड़ रुपए। अब उस कंपनी को जीएमआर ने परमिशन नहीं दिया, एक दूसरी कंपनी को परमिशन दिया। जिस कंपनी को परमिशन दिया जीएमआर ने, वो भी कोर्ट के ऑर्डर पे, जब परमिशन दिया तो उसने पूरा का पूरा पैसा 235 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दे दिया। एक भी रुपए का रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ। तो जिसको ठेका मिला ही नहीं, उसका पैसा वापस कर दिया गया, क्योंकि वो तो शर्त में लिखा था। कहां भ्रष्टाचार हो गया भैया, बताइए इसमें कौन सा भ्रष्टाचार हो गया? इस प्रकार से झूठी बातें करके, इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, मुद्दा दरअसल शराब नीति नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल की शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को बदनाम करना। मुद्दा है किसी भी प्रकार से देश का ध्यान बटाना। लेकिन कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, केजरीवाल अब आपसे रुकेंगे नहीं, उनका शिक्षा का मॉडल अब आपसे रुकेगा नहीं, उनके स्वास्थ्य का मॉडल अब आपसे रुकेगा नहीं। जो भी आपको प्रयास करना है करो। इस प्रकार के कामों से आपका कोई भला होने वाला नहीं है। हम लोग लड़ेंगे और सच्चाई के साथ मैदान में खड़े रहेंगे। आपने ऐसे बहुत सारे प्रयास पहले भी किए हैं, हताशा हाथ लगी है। तब जब केजरीवाल के दफ्तर पे छापा मारा था, कुछ नहीं निकला। तब जब मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा मारा था, कुछ नहीं निकला। तब जब 400 फाइलों की सुमलू कमेटी से जांच कराई थी, कुछ नहीं निकला। 40 विधायकों को गिरफ्तार करके जेल में डाला और बाद में कोर्ट से फटकार लगी कई मामलों में, कुछ नहीं निकला। तब जब आप एक सर्विसेज के मामले में सीबीआई की जांच कराते हैं, 3 साल के बाद कह देते हैं सत्येंद्र जैन के पास कुछ नहीं निकला। ऐसे ही हताश हो गए इसमें भी। परेशान मत हो, बाकी आप ड्रामे करना है कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आपसे कहा ना कि बहादुरी से हम सारी परिस्थितियों का सामना करेंगे। इनकी बंदर घुड़कियों से डरने और रुकने वाले लोग नहीं हैं हम लोग। ऐसे बहुत सारे प्रयास ये कर चुके हैं, और इस तरह से ड्रामे कर करके एक्सपोज हो रही है भारतीय जनता पार्टी, एक्सपोज हो रही है मोदी जी की सरकार। इनके पास उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कुछ नहीं है जो इनसे जुड़ जाते हैं। जो बीजेपी में चला जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। 50-50 करोड़ के विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, मंत्रियों का लालच देके, मंत्री पद का लालच देके सरकार बनाते हैं। भ्रष्टाचार के पुरोधा हैं ये लोग, और ज्ञान दे रहे हैं हमें। हमने तो सारी बात खोल कर रख दी, पूछे ना सवाल इनसे।
संजय जी, एक सवाल और है। आज अनुराग ठाकुर ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें ये जब सवाल पूछा मीडिया ने कि आप क्या मोदी वर्सेस केजरीवाल की फाइट से डर गए, तो उन्होंने कहा कि 2024 में ऐसा कोई कंपटीशन ही नहीं है। देखिए, वो तो 24 में पता चलेगा। ना तो ये अनुराग ठाकुर तय करने वाले होते हैं, ना मोदी जी तय करने वाले होते हैं। ये तो देश की जनता को तय करना है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कृत्यों से, मोदी जी ने अपनी घबराहट और बौखलाहट से यह साबित कर दिया है कि उनका विपक्षी नंबर 1 कोई है हिंदुस्तान में, तो वह है अरविंद केजरीवाल। ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी नेताओं द्वारा कि पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सहयोगी मनीष सिसोदिया को अबैंडन कर दिया है, उनके डिफेंस में खुल के नहीं आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कल भी अरविंद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पूरी पार्टी लगातार अपनी बात रख रही है, इनकी बातों का जवाब दे रही है। हां, यह जरूर है कि पूरा देश इस बात को देख रहा है कि किस तरह से पूरी की पूरी बीजेपी सारा काम छोड़ के, इस समय भाजपाइयों के पास कोई काम नहीं है। कोई ट्वीट कर रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हमारी तो मान लीजिए 2 राज्यों की पार्टी है, इन्होंने सारा काम छोड़ दिया। बोले सारा मंत्रालय बंद करो, देश की सरकार बंद कर दो, सारे राज्य की सरकार बंद करो, बस खाली केजरीवाल को टारगेट करो। तो लगे हुए काम पे, मेहनत करने दीजिए। तो कौन क्या बोलता है उसका बहुत महत्व नहीं है। पूरे देश को दिख रहा है साफ साफ कि मोदी जी ने खुद मान लिया, बीजेपी ने खुद मान लिया कि उनका अगर कोई विपक्षी नंबर 1 है तो वह अरविंद केजरीवाल। उन्होंने खुद से तय कर दिया। सर, मनीष जी का नाम बिगाड़ने की भी कोशिश हुई है, मनीष करके कुछ करके। देखिए, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अनुराग ठाकुर को शायद सिसोदिया वंश का इतिहास नहीं पता। राणा प्रताप जी के वंशज है, राणा सांगा के वंशज है, महाराणा सांगा के वंशज है मनीष सिसोदिया। और आप महाराणा प्रताप जी के वंशज, राणा सांगा जी के वंशज मनीष सिसोदिया का टाइटल हटा दे रहे हैं, नाम बदल दे रहे हैं। उनके वंश के लोग आपको माफ नहीं करेंगे अनुराग ठाकुर जी। किसी की हैसियत नहीं होनी चाहिए किसी का नाम बदलने की। अभी इतने ताकतवर नहीं हुए आप लोग। पहले सिसोदिया वंश का इतिहास पढ़िए, तब नाम बदलने का साहस कीजिए। सर, 2024 में पीएम बनने के लिए लोकसभा सांसदों की जरूरत होती है, और अभी आम आदमी पार्टी के पास एक भी लोकसभा सांसद नहीं है, और बीजेपी के पास में 300 से ज्यादा लोकसभा सांसद है। तो ये कैसे पूरा होगा? ये चैलेंज आप लोग इस तरह से लेने वाले हैं, किस तरह से पूरा करेंगे? क्या स्ट्रेटेजी? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास 2 राज्यों में सरकार है। एक राज्य में हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त हो गई है और 2% 2 विधायक वहां भी जीत के आए हैं। 6% से ज्यादा वोट मिला है गोवा में। गुजरात और हिमाचल में मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार बहुत तेजी के साथ हो रहा है और 10 सांसद हमारे राज्यसभा में हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश के लोग जिस तरह से महंगाई से, गरीबी से, भूखमरी से, अशिक्षा से, स्वास्थ्य की बदहाली से, केंद्र का बजट 2% स्वास्थ्य पे है, 2% शिक्षा पे है। यह असलियत है इनकी। तो सारे लोग जिनकी कमर टूट गई है महंगाई से, वो किसान जिनकी आय दोगुना करने की बात कह के उनका वोट हासिल किया गया था, वो बेरोजगार जिसको 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके उनका वोट लिया गया था, वो व्यापारी जिसको टैक्स में राहत देकर उसके व्यापार को गति देने की बात कही गई थी, वो माताएं बहनें जिनको महंगाई से छूट देकर उनके चूल्हे को अच्छे ढंग से जलाने की बात कही गई थी, वो सारे आज दुखी हैं। वो लोग जो इंतजार कर रहे थे कि काला धन आएगा, काला धन आएगा, 15 लाख आएगा, 15 लाख आएगा, काला धन 2 गुना 3 गुना बढ़ गया स्विट्जरलैंड की बैंक में, वो सब खड़े होंगे।
और वो सब केजरीवाल जी के साथ आएंगे और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। सर एक सवाल आपकी ओर। सर एफआईआर में काफी नाम आए हैं, जिसमें दिनेश अरोड़ा की बात करें, विजय नायर की बात करें, तो उनकी तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं, मुख्यमंत्री के साथ भी, मनीष जी के साथ भी, इनफैक्ट आपके साथ भी, आपकी तस्वीरें भी बहुत सामने आई हैं। आने दीजिए, जांच करने दीजिए, पूरी जांच करने दीजिए, सारी जांच होने दीजिए। तो आखिर में क्या संबंध है उनसे, अगर आप जाएं, क्योंकि तस्वीरें मैं कह रहा हूं आने दीजिए ना, सारी जांच होने दीजिए। हमने तो स्वागत कर दिया है सीबीआई की जांच का, करें जांच।